इससे पहले मैं शुरू करूं, अगर आप इस वीडियो को असली डेप्थ में समझना चाहते हैं तो पहले मेरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो जरूर देखिए। वहीं से इस पूरी क्वांटम कहानी की शुरुआत होती है और वहीं से समझ में आता है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को अब तक कितना और कितना कम समझ पाए हैं। पहले उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, फिर ये सब आपको और क्लियर लगेगा। फिर भी मैं यहाँ आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को एक बैरियर की तरफ फायर करते हैं जिसमें दो स्लिट्स होती हैं। जब ये पार्टिकल्स इन स्लिट से निकलकर सामने वाली स्क्रीन तक पहुंचते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्रीन पर दो बैंड बनेंगे, एक हर स्लिट के सामने। पर नतीजा सीधा इसका उल्टा होता है। हमें स्क्रीन पर दो से ज्यादा बैंड्स नजर आते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? दो स्लिट से गुजरते इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ दो बैंड्स बनाने चाहिए, ये दो से ज्यादा बैंड्स कैसे बना रहे हैं? और जब हम इन स्लिट्स के पास डिटेक्टर लगाकर देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस स्लिट से गुजर रहे हैं तो वो रैंडमली किसी भी स्लिट से गुजरते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात ये है कि अब स्क्रीन में सिर्फ दो बैंड्स नजर आने लगे और डिटेक्टर को वापस से हटाया तो फिर से दो से ज्यादा बैंड्स नजर आने लगे। यानी ऑब्जर्वेशन करने पर दो बैंड्स और ऑब्जर्वेशन ना करने पर दो से ज्यादा बैंड्स। इस एक्सपेरिमेंट को आप कितनी बार भी दोहरा लो, हमेशा आपको यही नतीजा मिलने वाला है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, शुरुआत में हम यही मानते थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करता है, लेकिन अगर यहाँ दो से ज्यादा बैंड्स नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक बिहेवियर भी एग्जिबिट करती है, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और हमें दो से ज्यादा बैंड्स नजर आते हैं। यहाँ आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो मेरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो जरूर देखें। तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहली बार थॉमस यंग ने साल 1801 में कंडक्ट किया था, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इससे ये प्रूफ होता है कि क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी एक ही चीज कभी वेव की तरह और कभी पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। इसी वजह से इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा जाता है। मगर अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कि ऑब्जर्व करने पर ये पार्टिकल लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करता है और ऑब्जर्व ना करने पर ये वेव लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करता है? मतलब इलेक्ट्रॉन ने कैसे डिसाइड किया कि उसे पार्टिकल की तरह बिहेव करना है या वेव की तरह? क्या इलेक्ट्रॉन को ये पता चल गया कि उसे कोई देख रहा है? मतलब क्या उसमें इतनी समझ है? यहीं पे फिजिसिस्ट कंफ्यूज हो गए और सोचा, क्या हम वाकई मैटर को समझ पाए हैं? मैटर आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ पार्टिकल है या एक वेव है? और अगर वेव है तो किस चीज की वेव है? सबसे बड़ी बात, ऑब्जर्वर यानी देखने वाले का इन सब में क्या रोल है? क्वांटम मैकेनिक्स में जब किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी वेव लाइक स्टेट कोलैप्स हो जाती है। इसे ही कहते हैं कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। मतलब जब तक कोई नहीं देख रहा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है और जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है वो पार्टिकल बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर के होने पर अपना बिहेवियर बदल रहा है तो क्या होगा अगर हम ऑब्जर्वेशन का टाइम थोड़ा लेट करें या डिले करें? मतलब पहले हम इलेक्ट्रॉन को स्लिट में घुसने से पहले देख रहे थे, तो क्या होगा अगर हम उसे स्लिट से निकलने के बाद देखते हैं, यानी थोड़ा लेट? इसी आइडिया को कहते हैं डिलेड ऑब्जर्वेशन और इस एक्सपेरिमेंट को डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहाँ डिलेड किस चीज का है? ऑब्जर्वेशन का। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने क्वांटम फिजिक्स के एक और सरप्राइजिंग पहलू को दिखाया। वो था कि आखिर किस वक्त रियलिटी डिसाइड होती है। अब ये सब करने से फिजिसिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने सोचा, पहले जब हम इलेक्ट्रॉन को स्लिट से पहले देख रहे थे तब इलेक्ट्रॉन ने अपने बिहेवियर चेंज कर दिया था, लेकिन अगर हम उसे स्लिट से निकलने के बाद देखेंगे तो उसके पास अपना बिहेवियर बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन स्लिट से निकलता है तभी उसने डिसाइड कर लिया होगा कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है। तो यहाँ अब ऑब्जर्वर रेडी बैठा है और अब हमें फाइनली ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का असली प्लान क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पता कि उसे देखा जा रहा है या नहीं, तो लॉजिकली उसे वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन गन से फायर होता है तो ये डबल स्लिट से निकलता है और स्क्रीन पर जाके टकराता है। मगर इस बार एक्सपेक्टेड वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल जैसे बिहेव करता है और स्क्रीन पर दो बैंड्स बना देता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन को पता चल जाए कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है।
लेकिन यहाँ तो ऑब्जर्वेशन को डिले किया गया था। मतलब वेव फंक्शन कोलैप्स होना चाहिए सिर्फ तब जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्ट्रॉन ने पहले ही जान लिया हो कि उसे देखा जाएगा। अब यहीं से जो चीज सामने आई वो लिटरली दिमाग हिला देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्ट्रॉन ने जब स्क्रीन से टकराने से थोड़ा पहले देखा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो समय में पीछे चला गया और अपना डिसीजन बदल दिया और उसने वेव की जगह पार्टिकल की तरह बिहेव किया। इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं और अब तक कोई और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी जा सकी। तो सोचिए जरा, क्या एक पार्टिकल टाइम में पीछे जा सकता है? क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से किसी पार्टिकल का बिहेवियर बदल सकता है? क्या क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स टाइम ट्रेवल करते हैं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का हर रिजल्ट ने इसी बात की तरफ इशारा किया। अब साइंटिस्ट के पास एक ही ऑप्शन बचा था। क्या हो अगर हम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को ही मिटा दें और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करें? यही आइडिया है क्वांटम इरेजर का। मतलब पार्टिकल किस स्लिट से गुजरा उसकी पहचान की इंफॉर्मेशन को हटा देना, जिससे वो फिर से वेव की तरह बिहेव कर सके। इस एक्सपेरिमेंट में हम फोटॉन का यूज करते हैं, लेकिन फोटॉन के साथ एक काम और होता है। उसके स्लिट से निकलने की इंफॉर्मेशन को मिटा दिया जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिले से होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट की ये है वो पूरी सेटअप। यहाँ पर एक लेजर बीम से मोनोक्रोमैटिक फोटॉन्स निकलते हैं। ये फोटॉन्स एक डबल स्लिट अरेंजमेंट से होकर गुजरते हैं, जिसको इस इमेज में रेड और ब्लू दो लाइन से दर्शाया गया है। अब जब फोटॉन उन स्लिट्स में से गुजरता है तो हम उस फोटॉन के साथ उसका एक क्वांटम ट्विन बनाते हैं और इन दोनों फोटॉन्स को हम एंटेंगल्ड फोटॉन्स कहते हैं। मतलब ये दोनों क्वांटम लेवल पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक के साथ जो होगा उसका असर दूसरे पर भी होगा। इन फोटॉन पेयर्स को एक स्पेशल क्रिस्टल से बनाया जाता है जिसका नाम है बीटा बेरियम बोरेट। जब फोटॉन क्रिस्टल से गुजरता है तो ये दो एंटेंगल्ड फोटॉन्स में स्प्लिट हो जाता है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। बस इनकी एनर्जी ओरिजिनल फोटॉन से आधे आधे हिस्सों में बंट जाती है। अब यहाँ पर जो दो एंटेंगल्ड फोटॉन्स हैं उनका नाम है सिग्नल फोटॉन और आइडलर फोटॉन। सिग्नल फोटॉन वो है जो डिटेक्टर 0 पर जाता है और आइडलर फोटॉन नीचे की तरफ डिफ्लेक्टर प्रिज्म पर जाता है। और इसके आगे आइडलर फोटॉन को बीम स्प्लिटर A और बीम स्प्लिटर B से गुजरना पड़ता है। ये डिवाइस फोटॉन के रास्ते को रैंडमली डिवाइड करता है, जिससे फोटॉन के पास 50-50% चांस होता है उसे पार करना है या उससे रिफ्लेक्ट होना है। और अगर उससे पार कर जाता है तो फिर आता है मिरर्स, और फोटॉन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर मिरर A और मिरर B हैं, जो उन्हें अगेन बीम स्प्लिटर C की तरफ मोड़ता है, जहाँ फोटॉन के पास फिर से 50-50% चांस होता है उसे पार करने का या उससे रिफ्लेक्ट होने का। तो इस सेटअप में अगर आइडलर फोटॉन रेड स्लिट से आया होगा तो वो डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 4 कहीं पर भी जा सकता है रैंडमली। और अगर वो ब्लू स्लिट से आया होगा तो वो डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 3 पर जा सकता है। अगर आइडलर फोटॉन डिटेक्टर 3 पर डिटेक्ट होता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ब्लू स्लिट से आया है। सिमिलरली अगर वो डिटेक्टर 4 पर डिटेक्ट होता है तो हमको पता चल जाएगा कि वो रेड स्लिट से आया है। मतलब हमें उसका रास्ता मिल जाता है, यानी विच पाथ इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आइडलर फोटॉन्स को डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 2 ने डिटेक्ट किया तो हम उसके रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रोबेबिलिटी का खेल है। ये रेड या ब्लू स्लिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए इसे कहते हैं क्वांटम इरेजर, क्योंकि फोटॉन के रास्ते की इंफॉर्मेशन लिटरली इरेज की जाती है। अब एक्सपेरिमेंट के एंड में यहाँ पर ये पाया गया कि जब जब फोटॉन्स को D1 और D2 ने डिटेक्ट किया तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, यानी वेव नेचर देखने को मिला। लेकिन जब फोटॉन्स को D3 और D4 ने डिटेक्ट किया तो हमको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिला। केवल 2 बैंड्स देखने को मिली, यानी पार्टिकल नेचर देखने को मिला। यहाँ से एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई, जब हमें फोटॉन के पाथ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और ऑब्जर्वर को ये पता चल चुका है कि वो किस रूट से आए हैं, तो फोटॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और जब हम रास्ते के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है, यानी कि हमको नहीं पता चला कि वो किस स्लिट से आए हैं, तो उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया, यानी फोटॉन वेव की तरह बिहेव करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, डिटेक्टर 0 बाकी डिटेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा पास रखा गया है, यानी फोटॉन को वहां तक पहुंचने के लिए कम टाइम लगता है, जबकि डिटेक्टर 1, 2, 3 और 4 ज्यादा दूर हैं।
तो फोटॉन को उन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नल फोटॉन पहले डिटेक्टर 0 पर डिटेक्ट होता है, उसके बाद आइडलर फोटॉन कहीं और डिटेक्ट होता है। और यही है एक्सपेरिमेंट का डिलेड चॉइस हिस्सा, यानी रिजल्ट पहले आ चुका होता है लेकिन उसका रीजन बाद में तय होता है। अब सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इस समय तक सिग्नल फोटॉन्स पहले ही डिटेक्टर से टकरा चुके होते हैं और वो अपना रिजल्ट बता चुके होते हैं, और कायदे से डिटेक्टर 0 पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है तो इसे हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाना चाहिए। लेकिन जब भी आइडलर फोटॉन डिटेक्टर 3 या डिटेक्टर 4 पे डिटेक्ट होता है, जिससे हम ये जान चुके होते हैं कि ये कौन से स्लिट से आया है, यानी कि इसकी मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन हो गई है, तो उसका एंटेंगल्ड पेयर सिग्नल फोटॉन डिटेक्टर 0 में इंटरफेरेंस पैटर्न के बजाय 2 बैंड्स बना देते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? सिग्नल फोटॉन्स तो आइडलर फोटॉन से पहले डिटेक्ट हो चुके हैं, तो वो फ्यूचर के आइडलर फोटॉन के डिटेक्शन के हिसाब से अपना नेचर कैसे चेंज कर सकते हैं? ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब आइडलर फोटॉन्स, जो सिग्नल फोटॉन्स का एक एंटेंगल्ड पेयर है, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आते हैं और सिग्नल फोटॉन्स को ये मैसेज दें कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है और इस बार उन्हें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाना। या फिर सिग्नल फोटॉन्स को पहले से ही ये पता चल गया था कि उसका एंटेंगल्ड फोटॉन आगे फ्यूचर में किस डिटेक्टर पर जाएगा। इसका सिंपल मतलब है फ्यूचर ने पास्ट को इन्फ्लुएंस किया। ये तो वैसा हो गया जैसे हमारा कल हमारे आज को बदल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा फ्यूचर हमारा पास्ट लिख रहा हो? अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि जो साइंस हम आज तक पढ़ते आए हैं, हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो या फिर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो। इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर के फिजिसिस्ट ने लगातार नए नए क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार नतीजा वही निकला, सेम पैटर्न, सेम रिजल्ट, बिना किसी एक्सेप्शन के। और तब से लेकर आज तक दुनिया का एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं हुआ जिसमें इसका रिजल्ट अलग निकला हो। क्वांटम वर्ल्ड पर टाइम की डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्वांटम पार्टिकल्स पास्ट में जाकर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है? कैसे एक पार्टिकल का फ्यूचर डिसाइड करता है कि दूसरा पार्टिकल पास्ट में क्या करेगा? और यही वो $1 बिलियन क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।